नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं आपके साथ आपका ही संजय मग्गू। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दो विषयों को लेकर आपके बीच हूं। पहला तो यह कि देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आज यानी कि 7 नवंबर 2021 को भारत में नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए। 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नोटबंदी की घोषणा की थी, या उसे ये कह लें कि उन्होंने जो पुराने प्रचलन के नोट थे 500 और 1000 के, उनको कानूनी दायरे से बाहर किया था। तो पहले तो मैं चर्चा करूंगा आपसे चुनाव को लेकर के। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव समिति की बैठक में एक स्पष्ट संदेश दिया कि वह 5 राज्यों में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संदेश यह था, जिसे कि वे पहले से हमेशा अग्रेसित करते रहे हैं, कि चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, भाजपा का दावा है कि उसका संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से वहां तैयार है। चुनाव की तैयारी किस प्रकार से है, इसका एक मोटा संकेत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आम जन के मन में विश्वास का सेतु बनाना है। बड़ी बात कही उन्होंने। हालांकि वो पहले भाजपा के कार्यकर्ता अपने पिछले 7 वर्ष में आम जन के मन में विश्वास का कितना मजबूत सेतु बना पाए, यह मैं उन पर ही छोड़ता हूं, वे खुद ही इस बात को देखेंगे। लेकिन सत्ता के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी किस प्रकार की तैयारियां हैं, उसकी एक बानगी भर यह है कि अगर सीधे मैं ये कहूं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के पास 5 राज्यों पे अभी तक कोई चेहरा तक सामने नहीं है। भले ही वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो चल रही है, लेकिन उन्होंने कहीं यह इसको भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, क्या वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात, हालांकि सभी राज्यों में क्षेत्रीय दल भी अपनी प्रमुख भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी लेकर के आ गए हैं। अकाली दल बादल वहाँ पूरा जोर से दम ठोक रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति है। हालांकि वहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में होना है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है, लेकिन फिर भी वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी तैयारी कहीं ना कहीं कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी के पास में केवल उत्तर प्रदेश में छोड़ दें अखिलेश यादव के रूप में या मायावती जी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देख लें, तो बड़ा स्पष्ट यह नहीं है कि वे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके गठबंधन की क्या रूपरेखा होंगी, वो किस प्रकार से चुनाव मैदान में कूदेंगे। आप एक बात समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन बनाने की कयावत बड़े जोर से चल रही है। चाचा भतीजा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी में पटरी बैठ नहीं पा रही। अखिलेश यादव जी एक तरफ जयंत चौधरी जी यानी कि जो आरएलडी के मुखिया हैं, उससे गठबंधन की राह तलाश रहे हैं। प्रियंका गांधी दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जयंत चौधरी से मिलती हैं। यानी कि अभी यह तय नहीं हो पा रहा कि किसका किससे गठबंधन होगा। जबकि अगर सही मायने में देखें तो चुनाव सर पर है। मार्च में चुनाव वहां पर हो जाना ही, नई सरकार बन जानी है। जब पहले से तैयारी ही नहीं होगी तो आखिर किस प्रकार के मुकाबले होंगे। खैर, यह सब उनका अपना मुद्दा है, इस पर वे खुद विचार करेंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ और देश की जनता भी यही चाहती है कि जहाँ सत्ता पक्ष मजबूत हो वहीं विपक्ष भी पूरी मजबूत स्थिति में हो, ताकि लोकतंत्र में कोई निरंकुश ना हो। फैसला देश की जनता तो करेगी ही, जिन 5 राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ की जनता भी करेगी, लेकिन जो सत्ता में आने की छटपटाहट लिए हुए विपक्षी दल के लोग हैं उनको भी अपनी रणनीति स्पष्ट करनी होगी। दूसरे जिस घटनाक्रम पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ वह यह है कि नोटबंदी को आज 5 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 7 नवंबर 2021 को नोटबंदी के 5 वर्ष वह पूरे हो गए जिसके तहत कि 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर नोटबंदी की घोषणा की थी। नोटबंदी को सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यह विमुद्रीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कि आर्थिक गतिविधियों को अमली जामा पहनाते हुए सरकारें नई मुद्रा को जारी करती हैं। इसकी जरूरत तब आन पड़ती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है तथा यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनने लग जाए या सरकारें महसूस करें कि यह किसी भी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए खतरा बन सकता है। उस स्थिति में सरकारें विमुद्रीकरण की दिशा की तरफ बढ़ती हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए देश के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। यानी कि उस दिन के बाद से पुराने 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, कानूनी प्रचलन में नहीं रहे, माने तो देश की आर्थिक मुद्रा से वे बाहर हो गए और उसका स्थान लिया 500 के एक नए नोट ने और उसके साथ में 2000 के दूसरे नए नोट ने। अब दोस्तों बात यह आती है कि जिस बात को लेकर के, जिस विषय को लेकर के, जिस सोच के साथ में सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, विमुद्रीकरण को जारी किया था, क्या उस पर अक्षरशः काम हुआ? क्या वह प्रक्रिया पूरे से चल पाई? एक बानगी बताता हूं मैं आपको कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके आधार पर यह पता लगता है कि 4 नवंबर 2016 को, जबकि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, उससे 4 दिन पहले 17.34 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मुद्रा चलन में थी। और आज उसके 5 वर्ष बाद आरबीआई की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अक्टूबर 2021 को जो मुद्रा चलन में है नकदी में, वह लगभग 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यानी कि 5 वर्ष में नकदी की वह मुद्रा बढ़कर के 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई। अब सवाल यह है कि क्या काला धन वापस आया? क्या काले धन पर जो विदेशों में जमा था उस पर किसी हद तक, कहीं हद तक रोक लगी? क्या जिस सोच के साथ हम आगे बढ़े थे, जिस सोच के साथ देश को ले जाने की बात चली थी, क्या वह पूरी हो पाई? हालांकि यहाँ कहीं हद तक मैं भी सहमत हूँ कि आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ तो हुआ है। देखा जाए तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, देखा जाए तो अगर शेयर मार्केट में उछाल है, लेकिन उसके साथ साथ ही आम जन का जीवन किस प्रकार उससे प्रभावित हुआ, गौर उस पर भी किया जाना चाहिए। एक सुखद जो बात उसकी रही, या हम यह कहें कि जो सरकार की सोच थी वह पूरी होती दिखी, वह यह था कि देश काफ़ी हद तक डिजिटल लेन देन की तरफ भी बढ़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आम से आम जन भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, यूपीआई से भुगतान करता है और भुगतान लेता है। लेकिन यहाँ भी एक दूसरा पहलू यह है कि जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ा, जिस प्रकार से लोगों की जेब पर डाका डलना शुरू हुआ, क्या यह उसका एक ड्रॉबैक नहीं है? क्या हमें
उसी प्रकार से ही अपनी इन गतिविधियों को, या एक तरह से कहें तो साइबर अपराध को रोकने के लिए एक उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। दोस्तों, दोनों विषय आपके सामने हैं। पहला तो राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, जिसका फैसला वो खुद करेंगे, कहाँ गठबंधन होंगे, किस प्रकार विपक्षी चुनाव लड़ेंगे, किस प्रकार वहाँ सत्ताधारी पार्टियाँ चुनाव में उतरेंगी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखा जाए कि आम जन भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल फैसले लेंगे, उसी प्रकार से आम जन अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। और दूसरी बात, नोटबंदी के बाद में जैसे भी हालात बने वो अच्छे हुए, उसको सभी लोग अपने अपने हिसाब से आकलन करेंगे। लेकिन आज ज़रूरत ऐसी है कि देश के कम से कम इंटरनेट प्रक्रिया को इस प्रकार से मजबूत किया जाए कि जो साइबर लुटेरे हैं वो आम जन की जेब पर डाके ना डाल सकें। दोस्तों, आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसकी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ देश रोजाना के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।